हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बारे में। दोस्तों आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सेकंड पेपर, जिसका नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। यहाँ पर दोस्तों आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस को। दोस्तों जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इससे पहले और भी वीडियो बनाई है आपके बीएड फर्स्ट ईयर के, आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ भी जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषताएं, ऑप्शन है धन दौलत, बी स्वास्थ्य, सी साक्षरता, डी अनुशासन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो बनाई है उनमें भी यथार्थवाद का प्रवर्तक बताया गया है, काफी आसान क्वेश्चन है ये। यथार्थवाद के जो प्रवर्तक हैं वो अरस्तु, टिक कर लीजिएगा दोस्तों इसे आंसर को, ए अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों शंकराचार्य को जो है वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका सी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन में है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, बी डीएस कोठारी ने, सी डॉक्टर एसएन मुखर्जी ने, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका ए डॉक्टर संपूर्णानंद। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है। ऑप्शन ए प्राइमरी, बी माध्यमिक, सी विश्वविद्यालय स्तर, और डी है प्रत्येक स्तर पर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी, प्रत्येक स्तर पर जो है मूल्य शिक्षा की आवश्यकता। अगला है, श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है। ऑप्शन में है पहला है गीता बोध, बी है ऑन एजुकेशन, सी दी मदर, डी है सावित्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीन बुक दी गई हैं, एक ये और एक ये, यानी गीता बोध, ऑन एजुकेशन और सावित्री, ये जो है पुस्तक आपकी अरविंद से संबंधित है। और जो आपकी ये दी गई दी मदर, तो आपका ये राइट आंसर बन जाएगा सी दी मदर, जो है अरविंद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने भागों में विभाजित हैं। दोस्तों ये सभी को पता होगा, राइट आंसर आपका डी बनेगा, 4 भागों में। अगला है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है। बौद्ध साहित्य संरक्षित है। ऑप्शन ए आगम में, बी त्रिपिटक में, सी सूत्रों में, डी मंत्रों में। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य जो है वो त्रिपिटक में है। राइट आंसर बनेगा आपका बी, टिक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, समाज पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है, समाज पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों समाज जो पुस्तक आपकी मैकाइवर एवं पेज की है। राइट आंसर आपका ए बनता है, मैकाइवर एवं पेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। यह कथन किसने कहा है, या यह कथन किसका है। फिर से देख लेते हैं एक बार। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन भी जो है मैकाइवर और पेज का है। राइट आंसर बनता है आपका ए मैकाइवर एवं पेज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक वंचन सर्वाधिक था। ऑप्शन में है ब्रिटिश काल, बी बौद्ध काल, सी है उपनिषद काल, और डी है वैदिक काल। तो दोस्तों आपका जो सामाजिक वंचन है ये सर्वाधिक वैदिक काल में था। राइट आंसर बनेगा आपका डी वैदिक काल। आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु व्यक्ति के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होता है, यह कथन है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये कथन जो है दोस्तों लपियर का है। राइट आंसर बनता है आपका ए लापियर। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं एक बार। समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु व्यक्ति के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होता है, यह कथन किसका है दोस्तों, लापियर का है। राइट आंसर बनता है आपका ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, देख लेते हैं। बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश होता था, बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश होता था, यानी गुरुकुल में प्रवेश की आयु के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 8 से 12 वर्ष की आयु में, बी 12 से 16 वर्ष की आयु में, सी जो है 16 से 20 वर्ष की आयु में, डी 2 से 4 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों गुरुकुल में जो प्रवेश हुआ करता था ये 8 से 12 वर्ष की आयु में हुआ करता था। राइट आंसर जो बनेगा आपका ए होगा, टिक कर लीजिएगा इसे ए। और दोस्तों आपको बता दें कि जो वैदिक काल में जो है जब बालक का प्रवेश गुरुकुल में हुआ करता था उससे पहले एक उपनयन संस्कार हुआ करता था, संस्कार का नाम था उपनयन, उपनयन संस्कार। अब दोस्तों ये उपनयन संस्कार क्या था, दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है उपनयन संस्कार के बारे में भी, तो आप ध्यान रखिएगा। उपनयन संस्कार जो था ये वैदिक काल में जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था तो उपनयन संस्कार होता था, जैसे कि अभी आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा वैदिक यानी जब गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था तो वह उपनयन संस्कार कहलाता था, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या था, अगर आपसे पूछा जाता है वैदिक काल इसका यानी उपनयन का अर्थ क्या था, तो इसका जो अर्थ था पास ले जाना, पास ले जाना। याद रखिएगा दोस्तों, उपनयन का जो अर्थ था, अर्थ वो था पास ले जाना। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उपनयन संस्कार के बाद ही क्या होता था कि उपनयन संस्कार करने के बाद ही बालक को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। और इस समय जो दोस्तों आयु रखी गई थी यानी गुरु के पास ले जाने की बच्चों के, वो ब्राह्मण के लिए जो थी, ब्राह्मण के लिए जो 8 वर्ष थी, ठीक है दोस्तों। और क्षत्रिय के लिए जो थी वो थी 11 वर्ष, और ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ब्राह्मणों के लिए आयु कितनी रखी गई थी, 8 वर्ष, और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, और वैश्य के लिए 12 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था आध्यात्मिक उन्नति का था। राइट आंसर बनता आपका सी, आध्यात्मिक उन्नति। अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। दोस्तों ये काफी अच्छा पेपर है आपका और काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो दोस्तों जो सबसे प्रमुख संस्कार था वो उपनयन संस्कार था, जिसके बारे में अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो दोस्तों वैदिक काल में जो है तक्षशिला था। राइट आंसर बनेगा आपका ए, तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है। याद रखिएगा वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था, तक्षशिला था। अच्छा क्वेश्चन है ये। और आगे देखते हैं अगला, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो दोस्तों वैदिक काल में जो है संस्कृत शिक्षा का माध्यम था। राइट आंसर बनेगा आपका सी, संस्कृत, टिक कर लीजिएगा इसे। अगला वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी, तो दोस्तों मुख्य भाषा भी जो आपकी थी संस्कृत ही थी। राइट आंसर आपका ए बनता है यहां से भी। और यहां पर वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत। यहां पर राइट आंसर आपका सी, टिक लीजिएगा इसे। और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। आगे देखते हैं, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका बी, तक्षशिला। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय जो था तक्षशिला था। राइट आंसर बनता है आपका बी। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। यहां पर पूछा जा रहा है बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी, बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऑप्शन में है बौद्ध संघ एवं बौद्ध मठ में,
बी बौद्ध विहार में, सी संगाराम में और डी उपयुक्त सभी में। दोस्तों इससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं बौद्ध शिक्षा से संबंधित। दोस्तों जो आपकी बौद्ध शिक्षा होती थी, ये बौद्ध शिक्षा बौद्ध संघ और बौद्ध मठ और दोस्तों बौद्ध विहार और बौद्ध संगाराम में। तो बौद्ध यानी बौद्ध शिक्षा जो थी आपकी, जैसा कि यहां दिया गया है, बौद्ध संघ और बौद्ध मठ, बौद्ध विहार और संगाराम में, तो इन सभी जगह पर बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती थी। आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी में। वैदिक काल में क्या होता था? वैदिक काल में गुरु व्यक्तिगत आश्रम में शिक्षा दिया करते थे, व्यक्तिगत आश्रम में। बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था, ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ए जीवन में निर्वाण प्राप्ति, बी है मृत्युपरांत स्वर्ग प्राप्त करना, सी मोक्ष की प्राप्ति, डी जीवन में कैवल्य प्राप्ति। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था यानी प्रधान उद्देश्य जो था वो था निर्वाण प्राप्त करना। तो राइट आंसर बनेगा आपका ए, निर्वाण प्राप्त करना। अब दोस्तों निर्वाण क्या होता है, यानी इसमें क्या था, समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था को निर्वाण कहा जाता था। राइट आंसर बनता है आपका ए। याद रखिएगा, निर्वाण पूछा जाता है तो समस्त दुखों से मुक्ति की अवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनतंत्र और शिक्षा के लेखक हैं। ऑप्शन में है ए फ्रॉवेल, बी है जॉन ड्यूवी, सी रूसो, डी गांधी जी। तो दोस्तों जनतंत्र और शिक्षा के जो लेखक है जॉन ड्यूवी है। राइट आंसर बनेगा आपका बी, जॉन ड्यूवी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? दोस्तों आपको ऊपर बता चुके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आध्यात्मिक। राइट आंसर बनता है आपका सी, आध्यात्मिक। पवज्जा किसे कहते हैं? ऑप्शन में है ए उपनयन, बी है मठ में प्रवेश का संस्कार, सी विवाह, डी संन्यास। दोस्तों पवज्जा जो है आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा बी, मठ में प्रवेश का संस्कार। थोड़ा सा आपको बता दें पवज्जा है क्या। जैसे दोस्तों वैदिक काल में उपनयन संस्कार हुआ करता था, उपनयन प्रवेश से पहले उपनयन संस्कार कराया जाता था बच्चों का, गुरु के पास जाते थे तो उपनयन संस्कार होता था। ऐसे ही बौद्ध धर्म में जो है पवज्जा आया, पवज्जा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बौद्ध विद्यालय में दाखिला लेने से पहले, यानी बौद्ध धर्म में दाखिला लेने के लिए पहले पवज्जा किया जाता था, यानी पवज्जा अनिवार्य था बच्चों के लिए बौद्ध धर्म में। ठीक है, दाखिला लेने के लिए पहले पवज्जा किया जाता है और इसका अर्थ जो होता है पवज्जा का वो होता है बाहर जाना, बाहर जाना। इस संस्कार के बाद जो है, जब ये पवज्जा संस्कार जो है ये आपका हो जाता है, इसके बाद जो है छात्र को श्रमण या श्रमण या सामनेर कहा जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, पवज्जा जब संस्कार हो जाता था इसके बाद बालक को यानी छात्र को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। ठीक है, तो यहां पर आपका जो पवज्जा किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा आपका मठ में प्रवेश का संस्कार। राइट आंसर बनता है आपका बी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को स्पीड से देखेंगे जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, पाली भाषा थी। राइट आंसर बनेगा आपका ए, पाली। ठीक कर लीजिएगा इसे। अगला है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था नालंदा था। राइट आंसर बनता है आपका डी, नालंदा। अगला है, बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे। ऑप्शन में है गुरुकुल, बी आश्रम, सी मदरसे, डी मठ। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर बताया था कि बौद्ध शिक्षा कहां दी जाती थी, मठों में दी जाती थी। राइट आंसर बनता है आपका डी, मठ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के बाद होता था?
बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के बाद होता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो आपका डी है। यहां पर थोड़ा गलत लिखा गया है, यहां होगा पवज्जा। याद रखिएगा, पवज्जा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वैदिक काल में विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? यानी वैदिक काल में जो विद्यार्थी जीवन यानी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसके बाद जो लास्ट में जो संस्कार होता है, उस संस्कार का क्या नाम? वैदिक काल में विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है आपका ए उपसंपदा, बी है समावर्तन, सी है दीक्षांत और डी है आपका विनय पिटक। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनता है आपका बी है समावर्तन संस्कार। दोस्तों ये जो संस्कार था इसका आयोजन जो है, समावर्तन संस्कार का आयोजन शिक्षा की समाप्ति पर किया जाता था। किस पर? शिक्षा की समाप्ति पर। जैसा कि यहां पर दिया जा रहा है विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर, जब बालक शिक्षा प्राप्त कर लेता था यानी वापस घर आता था। ठीक है, समावर्तन संस्कार यानी कि इसका जो अर्थ है वो है घर लौटना। जब बालक जो है घर लौटता था यानी वापस आता था, तो उस संस्कार को जो है दोस्तों समावर्तन संस्कार कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए जो आयु थी लगभग 25 वर्ष की आयु, यानी लगभग 25 वर्ष की आयु में जो बालक था समावर्तन संस्कार हो जाता था उसका। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खानी क्या है? ऑप्शन ए इस्लाम धर्म, बी शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म, सी ज्ञान और डी है मस्जिद। दोस्तों बिस्मिल्लाह खानी जो है शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म है। जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार हुआ करता था, ऐसी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो है बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। ये जो रस्म थी इसकी आयु जो रखी गई थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। ठीक है, इसमें बालक को नए कपड़े पहनाकर मौलवी के पास ले जाया जाता था और जो है फिर जो मौलवी थे वो कुरान की आयतों को पढ़ा करते और यानी उच्चारित किया करते थे, और बालक को भी उच्चारण करना होता था। उन्हीं आयतों का, कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। अगर बालक उच्चारण नहीं कर पाता था तो केवल बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही उसके लिए पर्याप्त माना जाता था। ठीक है, अगर वो उच्चारण नहीं कर पाता था तो केवल बिस्मिल्लाह शब्द ही पर्याप्त माना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन आपके सामने। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? तो दोस्तों अभी आपको बताया था जैसे कि 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में। तो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा बी। टिक कर लीजिएगा इसे, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। अगला है मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन ए है अरबी, बी उर्दू, सी फारसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा का जो माध्यम था वो फारसी था। राइट आंसर बनता है आपका ए फारसी। अगला देखते हैं, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में होती थी? मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में होती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनेगा बी, मदरसों में हुआ करती थी। अगला है मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन है इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक सुख की प्राप्ति, ज्ञान का प्रचार या शासन का दृढ़ीकरण। तो दोस्तों मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल उद्देश्य यही था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। दोस्तों वुड का जो घोषणा पत्र आया वो 1854 में आया। राइट आंसर बनता है आपका सी, 1854। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो है थोड़ा सा आगे चल के हम घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे आपको डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा का संबंध था दोस्तों उच्च शिक्षा से था। अभी ऊपर बताया आपको। राइट आंसर बनता है आपका सी, उच्च शिक्षा।
अगला है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। राइट आंसर बनता है आपका ए, चार्ल्स ग्रांट। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों शिक्षा देने का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए नौकरी के लिए प्रशिक्षण देना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारतीयों का स्तर ऊंचा उठाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस समय जो था शिक्षा का यानी अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का जो सर्वप्रथम उद्देश्य था वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। अगला है सन 1835 क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हंटर आयोग के लिए, मैकाले निस्यंदन सिद्धांत के लिए, या सेडलर आयोग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1835 जो है आपके मैकाले निस्यंदन सिद्धांत के लिए है। मैकाले निस्यंदन सिद्धांत जो है आपका 1835 में आया। राइट आंसर बनता है आपका बी, याद रखिएगा इसे। अगला है निस्यंदन यानी छन्नीकरण सिद्धांत दिया मैकाले ने दिया। ऑप्शन ए आपका सही है यहां से, मैकाले ने। अगला है विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी। दोस्तों इन्होंने जो अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की वो 1835 में की। राइट आंसर बनेगा आपका ए। ठीक है, अब इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ जैसा कि आपको बता दें थोड़ा सा वुड घोषणा पत्र के बारे में कि जो वुड घोषणा पत्र हुआ ये क्या था, देख लेते हैं एक बार। देखिए ब्रिटिश सरकार में जो ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रत्येक 20 वर्ष बाद नया आज्ञा पत्र जारी करती थी। जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रत्येक 20 वर्ष बाद क्या किया करती थी, एक नया आज्ञा पत्र जारी किया करती थी। सन 1853 में जब कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का समय आया, यानी जब उसका नवीनीकरण हुआ यानी किया जाने वाला था, तब ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जाने लगा कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। तब क्या विचार आया कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की तथा इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर सन 1854 में कंपनी ने शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। 1854 में कंपनी ने एक शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसे कंपनी के संचालक मंडल के प्रधान सर चार्ल्स वुड, यानी कंपनी के संचालक मंडल के जो चीफ हुआ करते थे यानी प्रधान सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड घोषणा पत्र आया, जिसे वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु एक सुनिश्चित तथा दीर्घकालीन नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था। इसलिए वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो ये था आपका दोस्तों वुड का घोषणा पत्र, और कब आया था दोस्तों 1854 में। याद रखिएगा, इसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा का महाघोषणा पत्र है। ऑप्शन में यह दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, फिर से देख लेते हैं एक बार। यह भारतीय शिक्षा का महाघोषणा पत्र है। यह कथन वुड घोषणा पत्र के संबंध में कहा गया है। किसने कहा है? तो दोस्तों ये जो है आपका जेम्स ने कहा है। राइट आंसर बनेगा आपका सी, जेम्स द्वारा कहा गया है कि यह भारतीय शिक्षा का महाघोषणा पत्र था। कौन सा? वुड घोषणा पत्र जो है, यह कथन वुड घोषणा पत्र के संबंध में कहा गया है। और ये किसने कहा? जेम्स द्वारा कहा गया। ठीक है, आगे है शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? तो आपका राइट आंसर बनता है दोस्तों चार्ल्स वुड।
ठीक है, अगला है सन 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? उस समय जो थे दोस्तों 5 विश्वविद्यालय थे। राइट आंसर बनेगा आपका ए 5। अगला है समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, यह किसने कहा है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, ये जो है रेमंड का कथन है, रेमंड ने कहा है। अगला है सैडलर आयोग जाना जाता है। ऑप्शन में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से। सैडलर आयोग किस नाम से जाना जाता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है दोस्तों आपका 1917 में किया गया। राइट आंसर बनता है आपका बी, टिक कर लीजिए। और आगे देखते हैं, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधित विधेयक धारा सभा में कब प्रस्तुत किया था? गोखले ने, दोस्तों गोखले ने जो है आपका 1911 में किया था। राइट आंसर आपका बनेगा बी, टिक कर लीजिएगा इसे बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बी बनता है। अगला है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया था? ऑप्शन में है हंसा मेहता समिति ने, जानकी हुसैन समिति ने, या हर्टाग समिति ने, या यशपाल समिति ने। पूछा जा रहा है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर किस समिति ने ध्यान दिलाया था? तो आपका राइट आंसर बनेगा सी, आपका हर्टाग समिति ने, यानी सा आपका आंसर बनता है हर्टाग समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। ऑप्शन में है सन 1935 में, 1937 में, 1941 में, 1945 में, या 1946 में। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी 1937 में की थी। राइट आंसर बनता है आपका ए 1937, यानी 1937 में। अगला है, जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा शिक्षा योजना 1938 में प्रस्तुत की। राइट आंसर बनता है आपका डी। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? 14 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनता है आपका सी, महात्मा गांधी ने।